सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी। आज आपकी कक्षा बीए अंतिम वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई को लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछले कालांश में छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय और उनका साहित्यिक योगदान के बारे में अध्ययन किया। आज हमारे पाठ्यक्रम में उनकी जो रचना दी गई है जूही की कली, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। महाप्राण निराला छायावादी काव्य के कीर्ति स्तंभ है। उन्होंने अपनी नूतन कल्पनाओं और नूतन पद्धति तथा परिष्कृत भाषा के प्रयोग से छायावादी काव्य को प्रौढ़ तथा गहन बना दिया है। जूही की कली इनकी पहली रचना है, जिसके लिए कहा जाता है कि वह तत्कालीन समालोचकों ने इस कविता को कविता ही नहीं माना, इसे नकार दिया था। किंतु जूही की कली में प्रकृति का अद्वितीय सौंदर्य उभर कर सामने आया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी सर्वप्रथम इस कविता पर अश्लीलत्व का आरोप लगाकर इस कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। चूँकि द्विवेदी जी उस समय सरस्वती के मुख्य संपादक थे और उन्होंने निराला जी से इस कविता को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने को कहा और लगभग 1922 में यह कविता प्रकाशित हुई। देखिए, इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए मानवीय और प्रकृति के प्रेम को किस प्रकार से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, चित्रित करने का जो प्रयास किया है वो किस प्रकार से है, हम इसे कविता के माध्यम से समझते हैं। जूही की कली जो कविता है, इसकी पंक्तियाँ देखिए। विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। कवि ने अपनी सुकोमल कल्पना के माध्यम से वन के किसी एकांत कोने में किसी वलरी अर्थात लता पर खिलती हुई जूही की कली को देखकर अत्यंत ही मनोरम कल्पनाएं प्रस्तुत की है। कवि कहता है कि जंगल के किसी एकांत कोने में विजन वन वलरी पर, वन जंगल के किसी एकांत कोने में सुनसान जगह पर सोती थी सुहाग भरी, रात्रि के समय किसी लता रूपी बिछोने पर प्रेम के स्वप्नों में मग्न, स्नेह स्वप्न मग्न, सुहागेन सुहाग भरी, अमल कोमल कोमल अंगों वाली कोमलांगी, तनु तरुणी तरुणी के समान जूही की कली है, वह लेटी हुई है। बंद किए दृग अर्थात उसकी आंखें बंद है और शिथिल शरीर शिथिल पड़ा है पत्रांक में। इस प्रकार से पत्र के अंक में, पत्तों के अंक में, गोद में वह जूही की कली है, वह लेटी हुई है। और कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयोग करते हुए और सुंदर रचना और कल्पना करते हुए जूही की कली को बताया है कि जंगल के किसी एकांत कोने में रात्रि के समय किसी लता रूपी बिछोने पर गोद में प्रेम के सपनों में खोई हुई मग्न सुहागेन कोमल अंगों वाली तरुणी के समान जूही की कली लेटी हुई है। वासंती निशा थी विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। उस समय वसंत की मादक रात्रि थी और पत्रों पर उसका शिथिल शरीर पड़ा था और वह आंखें बंद किए हुए थी तथा अपने प्रियतम
जिसे कवि ने पवन कहा है, अपने प्रिय पवन के चिंतन में डूबी हुई थी। और उसका जो प्रेमी पवन है, जिसे कवि ने कहा है कि जिसे कहते हैं मलयानिल, मलय अनिल, चंदन सा सुवासित जो पवन है, वह उसे छोड़कर कहीं दूसरे देश में विचरण करने चला गया था। और पीछे विरह व्यथित जूही की जो कली है वह एकाकी रह गई है। इसीलिए कवि ने कहा है, विरह विदुर प्रिया संग छोड़, विदुर रूपी विरह के साथ अपनी प्रिया को छोड़कर किसी दूर देश में था पवन। जो उसका प्रिय है पवन, वह किसी दूर देश में चला गया है, विचरण करने निकल गया है। आगे क्या कहते हैं कवि, देखिए। आई याद बिछड़न से मिलन की, वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन। प्रियतमा की स्मृतियों में इस समय जूही की जो कली है वो प्रियतमा डूबी हुई है, और उस समय उसे वह चांदनी रात भी याद आती है जब वे प्रिय से मिली थी। और इसीलिए कवि कहता है कि आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। उस समय जूही की कली को चांदनी से धुली हुई एकदम सफ़ेद वह चांदनी से प्रकाशित जो रात है, आधी रात याद आती है, जब बहुत समय के बाद, बिछुड़ने के बाद प्रिय से उसका मिलन होता है। उन मधुर बात या मधुर स्मृतियों में जूही की कली खो जाती है। आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या। और साथ ही जूही की कली है, उसे अपने प्रिय से मिलन, और पवन ने जब उसे, प्रिय ने जब उसे अपनी बाहों में ले अपना प्रेम जताया, उस समय की याद बिछड़कर जूही की, तब से बिछड़कर जूही की कली है रूपी नायिका, वह प्रिय विरह से व्याकुल और बेचैन है और उस समय की यादों में खो जाती है। आगे कवि लिखते हैं कि उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंजलता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ। प्रियतमा की स्मृतियों में डूबा हुआ थोड़ी ही देर के पश्चात उसका जो प्रेमी पवन है, वह उपवन, सर तालाब, और आगे देखिए सरित गहन, गहन क्या, गिरी पर्वत, सरिता नदियों को पार करता हुआ, तालाब, गहन पर्वत, वन को पार करता हुआ, कानन वन, कुंज लता पुंजों को पार कर, साथ ही कुंजों को, लताओं के झुरमुट को पार करता हुआ, और पहुंचा जहां उसने की केली, और वहां पहुंच जाता है जहां उसने अपनी प्रियतमा के संग केली क्रीड़ा की थी। अर्थात प्रेम की जो क्रीड़ा है उसकी स्मृतियों में डूबा हुआ प्रियतम है पवन शीघ्र ही वहां पहुंच जाता है। इस प्रकार से इस पद में आपने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी मनोरम कल्पना से श्रृंगार रस की है वो मादक अनुभूति हमें करवा दी है। पवन को नायक और जूही की कली को नायिका सिद्ध करके प्रेम क्रीड़ा का जीवन चित्रांकन कवि ने किया है। और संपूर्ण पद में आपने देखा कि प्रकृति का मानवीकरण कवि ने कर दिया है। भाषा की तरफ ध्यान दें तो भाषा संस्कृत निष्ठ और अलंकारिक है। संपूर्ण पद में आपने देखा कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का अत्यंत ही सटीक प्रयोग कवि द्वारा किया गया है। इसके बाद हम अगले पद पे चलते हैं। वहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, देखिए कि सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जूही की कली को एक मुग्धा नायिका का रूपक दिया है। लता रूपी सैनिका पर
वह बेसुध सी लेटी हुई है और अपने पवन रूपी प्रेमी की यादों में खोई हुई है। तभी उसका प्रियतम पवन दूर देश से गिरी कानन कुंज लताओं को पार करता हुआ लांघता हुआ अपनी प्रियतमा के संग है केली क्रीड़ा के लिए पहुंचता है। और इस तरह कवि ने नायक नायिका के मिलन का चित्रण है इन पंक्तियों में किया है। क्या कहते हैं कवि आगे? सोती थी जाने कहो कैसे प्रियागमन हुआ। कवि कहता है कि गहरी नींद में सोई हुई उस बेसुध जूही की कली रूपी प्रेमिका को प्रिय के आगमन का कोई बोध नहीं होता है। नायक ने चूमे कपूल डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल। धीरे से नायक ने आकर अपनी प्रिया के गालों को चूमा और तब सहसा वह क्या होता है, उठ जा खड़ी होती है और उस समय वह लता रूपी जैसे हिंडोला डोल उठता है, झूला डोल उठता है, उसी प्रकार से वह भी डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल। वलरी की लड़ी लता की लड़ी के समान उसके ऊपर जो हिंडोला है वह डोलता है, वैसे ही वह डोल उठती है। और इसके आगे भी कवि कह रहे हैं कि इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। आगे कवि कह रहे हैं कि इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। तब भी जो प्रियतमा है, जो जूही की कली है, वह नींद से नहीं जाग सकी और तब प्रियतम पवन ने उसे झकझोरा और तब भी वह है उसने अपने चूक के लिए क्षमा नहीं मांगी, लेकिन क्या करती रही कि निद्रा आलस वंकिम विशाल नेत्र मूंदी रही। निद्रा के आलस में ऐसा लगता था कि वह निद्रा के आलस में अपने बंकिम बांके तिरछे नयन हैं वे मूंदे ही रही, बंद किए ही रही। अथवा आगे कवि लिखते हैं कि किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। मानो लगता था कि वह मतवाली जो यौवना है, यौवन की मदिरा पिए वे अपने में ही डूबी हुई थी। अर्थात नशीली नयनों वाली नायिका जूही की जो कली है अपने मादक यौवन से बेफिक्र थी। उसके प्रियतम ने उसे आगोश में ले लिया, किंतु वह अपनी ही मस्ती में, अपने ही बेफिक्री में, नींद की आलस में अभी भी डूबी हुई और सोई हुई है। कवि ने उक्त प्राकृतिक दृश्य का आपने देखा कि मानवीकरण कर दिया है। हवा के झोंकों से वह अधखिली कली फूल के रूप में विकसित हो गई थी, मानो अपने प्रिय से मिलन की उमंग में प्रसन्नता से खिल उठी थी। इस प्रकार कवि ने जूही की कली वो प्रेम के माध्यम, पवन के माध्यम से प्रवासी पति के लौट आने और उत्सुकता से नायिका को प्रेम प्रदान करने तथा उसके हृदय उल्लास को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया है। अंत में देखिए कि निद्रा आलस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे। निद्रा के आलस में बंकिम बांके विशाल नायिका के जो नेत्र हैं वो भी विशाल हैं, उसे मूंदी रही। किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। ऐसा लगता था कि वह नायिका यौवन रूपी मदिरा पीकर अपनी मस्ती में ही मस्त थी। इस प्रकार से आपने देखा विद्यार्थियों कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति का सजीव मानवीकरण कवि ने किया है और संपूर्ण प्रसंग में आपने देखा कि रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। भाषा की बात करें तो वह लाक्षणिक, प्रतीकात्मक और माधुर्य गुण से पुष्ट है। अब इस कविता के हम अगले और अंतिम पद की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं कवि कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। आपने देखा कि नायिका यौवन के
मस्ती में सोई हुई है। नायक का आगमन भी उसे विचलित नहीं कर पाया है। जब प्रियतम पवन उस लता पर खिली हुई जूही की कली रूपी प्रियतमा को नींद से जगाने लगा, उस निर्दय निष्ठुर नायक ने, कवि कह रहा, बड़ी ही कठोरता के साथ हवा के झोंकों से झाड़ियों को झकझोर दिया, और जिससे उस सुकुमार सुंदर नायिका की सारी देह ही मानो झकझोर दी गई हो। तो नायक को निर्दयी कहते हुए कवि कह रहा है, निर्दयी उस नायक ने अत्यंत ही निठुराई, कठोरता की और हवा के झोंकों से उन झाड़ियों को झकझोर दिया, जिससे जो नायिका का सुंदर और सुकुमार देह है वह भी सारी, ऐसा लगता है, उसने झकझोर डाली। आगे कवि कह रहे हैं, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर। और आगे कवि कह रहे हैं, प्रेम प्रसंग का बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हुए, कि नायक ने जो प्रेयसी है, प्रेमिका है, उसके गोरे कपोलों को मसल दिया और गाढ़ आलिंगन के पास में नायिका को बांध दिया। यह निठुराई और निर्दयता ही है कि प्रेयसी की कोमलता की परवाह न करके नायक ने बलात् ही श्रृंगार चेष्टाएं प्रारंभ कर दी है। अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। अपने प्रियतम को हेर देखकर, कहाँ पर, सेज पास, अपनी सैया के समीप पाकर नायिका है उसने प्रसन्नता प्रकट की, और नम्र मुख वाली जो नायिका है वह अपने प्रियतम को पास में देकर, सैया के पास में देकर हंस पड़ती है, खिली और खिल जाती है। क्या करके? खेल रंग प्यारे संग, प्यारे के संग साथ में खेल कर, प्यार के रंगों को खेल कर। तो प्रियतम के साथ केली क्रीड़ा या प्रेम क्रीड़ा करके वह जो प्रियतमा है, नायिका है, वह खिल उठती है। इस प्रकार से प्रकृति के मानवीकरण का एक सफल उदाहरण इस कविता में हमें दिखाई देता है। और जूही की कली के बहाने कवि ने इसमें मानवीय जो प्रणय है उसका भी एक आकर्षक चित्र है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दूर देश से जब नायक लौटता है तो इसी तरह से प्रेमातुर होकर नायिका को झकझोरने लगता है। उस समय उसका प्रेम भी चपल उठता है। प्रियतम स्वयं को रोक नहीं पाता है, और प्रियतमा भी लंबे वियोग और विरह के पश्चात अपने प्रिय के सम्मुख समर्पित सी हो जाती है। वह भी चाव से प्रिय को केली क्रीड़ा या प्रेम क्रीड़ा में सहयोग प्रदान करती है। निष्ठुर और कठोर जो प्रियतम है, अपनी प्रियतमा की सुकोमलता की परवाह नहीं करता। वो उसके गालों को मसल कर चूमता है, अधरों को चूमने लगता है और रसपान करने लगता है। अत्यंत ही निर्लजता से प्रियतमा को बाहों में भरकर प्रेम क्रीड़ा प्रारंभ कर देता है। इस तरह कवि ने पवन और कली की जो प्रणय क्रीड़ा द्वारा है मानवीय प्रेम की सशक्त, गूढ़ और मनोहारी व्यंजना हमारे सामने प्रस्तुत की है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने, आपने देखा कि प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। पवन व जूही की कली के माध्यम से श्रृंगार के आवेग, प्रेमातुर और कामुक प्रेमी की चेष्टाओं का अत्यंत ही नग्न या यथार्थ खुला चित्रण कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यदि अलंकारों की बात करें तो इस संपूर्ण पद में रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और यदि भाषा की बात की जाए तो भाषा लाक्षणिक और माधुर्य गुण से युक्त है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने देखा कि जूही की कली जो कविता है, इसमें कवि ने जूही की कली और पवन के द्वारा
नायक और नायिका के प्रेम के द्वारा प्रकृति के सौंदर्य का अत्यंत ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है और प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से कवि मानवीय सौंदर्य की जो गूढ़ अभिव्यक्ति है उसको भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा कालांश यहीं समाप्त होता है और आप सभी का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद।